नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आप सब जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आज हम सीटेट एग्ज़ाम में जो इस समय एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, उन एग्ज़ामों में जो आए हुए प्रश्न हैं, उनको आज हम लेंगे, जो कि CDP यानी कि बाल विकास सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो आज हम बाल विकास से जो अभी तक जो प्रश्न आए हैं सीटेट 2022 में, उनको आज हम लेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रश्न अपनी तरफ से भी मैंने ऐड किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि हर साल का ये रूल्स है कि एक बार जो प्रश्न आ जाता है तो वो दोबारा किसी न किसी सेट में ज़रूर रखा मिलता है। ठीक है, तो आप सब इस जितने भी आज हमने क्वेश्चन लिए हैं उनको आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कन्फर्म है कि इनसे 4 से 5 प्रश्न ज़रूर फंसेंगे एग्जाम में आपके। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्नों को हम प्रैक्टिस को जो भी कह सकते हैं हम कह सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए मेरा कंटेंट तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देरी नहीं करते हैं, अब सीधा प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है या तात्पर्य क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। दूसरा पॉइंट है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तीसरा है व्यवस्था फेल हुई। और चौथा पॉइंट है बच्चे पढ़ाई के योग्य नहीं है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर मैं बताऊं इसका आंसर सही कौन सा होगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा प्रश्न विकल्प नंबर 3, यानी कि व्यवस्था फेल हुई है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब बच्चा कोई है एकदम नॉर्मल बच्चा है, अगर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था फेल हुई है। यहाँ पे बच्चे की गलती हम लोग नहीं निकालेंगे। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एकदम नॉर्मल हंसता खेलता कूदता एकदम बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, एकदम स्वस्थ बच्चा है। अब स्वस्थ बच्चा जो है वो एग्ज़ाम में जो स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं, विद्यालय में जो एग्ज़ाम होते हैं, वो उसमें क्या है एकदम बार बार वो फेल हो रहा है। तो हम यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एकदम देखिए हर चीज़ में तो वो एकदम निपुण है बच्चा एग्ज़ाम में, लेकिन वो बार बार क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे की गलती हम ना निकाल के यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कूल की जो शिक्षण व्यवस्था है, स्कूल की जो शासन व्यवस्था है, कहीं ना कहीं वो फेल हुई है, ना कि बच्चे की यहाँ पे गलती निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा हमारा है। अब प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा आ गया है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। वो कौन सा परिवर्तन है? क्या वो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर हो सकता है? क्या ये हो सकता है? पॉइंट नंबर दूसरा है रटने को प्रोत्साहित करके। क्या पॉइंट नंबर तीसरा है अग्र शिक्षण की तकनीकें अपनाकर। चौथा है हमारा परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। अब देखिए दोस्तों, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव जो वर्ड बताए थे उनमें से हमने कुछ वर्ड हमने बताए थे, जैसे कि रटने को हम लोगों को बढ़ावा नहीं देना है, तो विकल्प नंबर दूसरा तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। हम लोगों को परीक्षा पर केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होना है ना, तो विकल्प नंबर हमारा चौथा भी गलत हो जाएगा। तो अब बचे विकल्प हमारा पहला और दूसरा। तो हमको और आपको सबको पता है कि हमको किसमें बाल केंद्रित यानी कि बालक को केंद्र में रखना है यहाँ पर। ठीक है, ना तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, ना शिक्षा टीचर केंद्रित होगा यानी शिक्षक केंद्रित होगा, ना यहाँ पे परीक्षा केंद्रित होगा। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर पहला जो हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये हमारा होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला पॉइंट लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ये है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति है। यानी कि बीजों का अंकुरण संकल्पना, ठीक है, कौन सी संकल्पना? बीजों का अंकुरण संकल्पना के लिए शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? अब वो पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्या ये सही हो जाएगा? श्याम पट पर चित्र बनाना और उसका वर्णन करना। क्या ये सही हो जाएगा? बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। क्या ये सही हो जाएगा? या विस्तृत व्याख्या करना। क्या ये सही हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों देखिए, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने व्याख्या करना, इसके हमने ये किस में आ जाता है? ये नेगेटिव वर्ड में आ जाता है। तो इसमें दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा विकल्प जो होगा सही होगा?
तो इसमें दोस्तों विकल्प नंबर जो हमारा पहला, ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना। यानी कि इसमें दोस्तों देखिए होता क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि यदि कोई चीज़ अगर प्रयोगात्मक रूप से अगर इसको हम करेंगे, बच्चा अगर कोई चीज़ को प्रयोगात्मक रूप से करेगा, प्रयोग करेगा बच्चा उसमें, समझ रहे हैं, तो छात्रों के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें वो बीजों को देखेगा, बीज को बोएगा, है ना, बीज को बोने के बाद में उसमें उसके अंकुरण जो होगा उसको देखेगा, उसके चरणों को समझेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज़ को अवलोकन करेगा, समझ रहे हैं। तो बीजों का अवलोकन किस क्या हो जाएगा, इसमें विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना। तो विकल्प नंबर जो हमारा पहला है कहीं ना कहीं ये हमारा सही हो जाएगा। अब अगर दोस्तों अगले पॉइंट की अगले पॉइंट की बात करें या अगले प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न हमारा है समावेशी शिक्षा। अब विकल्प समावेशी शिक्षा क्या, अच्छा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी अच्छा नहीं सॉरी यहाँ पे कक्षा हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिला संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा यानी कि मातारोपण से संबंधित है, और चौथा पॉइंट है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षक को सम्मिलित करने से संबंधित है। अब दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर। तो मेरे हिसाब से इसका विकल्प नंबर जो हमारा पहला है, यानी कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ये वाला हमारा विकल्प कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि मिलजुल कर पढ़ना, है ना, क्या करना, मिलजुल कर पढ़ना। अब देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं पहले क्या होता था, पहले कहीं ना कहीं ये होता था कि जो विशेष छात्र होते थे उनको क्या नाम है, विशेष छात्र जो होते थे उनको, और जो विकलांग छात्र हैं वो होशियार हैं, थोड़े से जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं बच्चे उनको, मतलब सारे बच्चे मिला के, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो कम पढ़ पाता हो, या वो होशियार हो, कैसे भी बच्चे हों, सबको एक ही क्लास में बैठाल के पढ़ाना, यही हमारी है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये क्या है हमारी समावेशी शिक्षा। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की अगर दोस्तों हम बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे, क्या वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, क्या वो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होंगे, क्या ये सत्य या असत्य वाले होंगे, क्या वो निबंध वाले प्रश्न होंगे। तो इसमें दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसमें जो विकल्प नंबर हमारा है तीसरा, यानी कि सत्य या असत्य, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सत्य या असत्य वाला क्या होता है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है कि एक लाइन में एक वर्ड में उत्तर देना, सत्य या असत्य, है ना, सही है या गलत है, सीधा एक वर्ड में उत्तर देना, समझ रहे हैं। तो ये हमारा अगला ये प्रश्न हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हमें केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अब आपको दोस्तों हम बताते हैं, मैंने आपको जब वीडियो बनाया था पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड वाला, उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे नेगेटिव, कुछ वर्ड बताए थे हमने आपको पॉजिटिव। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरे प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियो देख लें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। उससे ये मान के चलिए आपका एकदम जो निचोड़ है, वो पॉइंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव प्रश्न को छांटना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें नेगेटिव वर्ड की, तो इसमें केवल है, केवल किस में आ जाएगा, नेगेटिव वर्ड में, ठीक है, इसमें आ जाएगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, हमको अच्छे अंकों पर बल बिल्कुल भी नहीं देना, तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, अब परीक्षाएं जो होती हैं बार बार ली जाने वाली, कहीं ना कहीं ये हमारा निगेटिव संकेत दे रहा है ना। अब इसके बाद अगर बात करें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या, लचीलापन, ये जो हमारा है ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव वर्ड में, लचीलापन, हर चीज़ में लचीलापन होना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो समय सारणी होती है, बच्चे की जो बैठने की व्यवस्था होती है ना कहीं उसमें लचीलापन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे आगे बैठ गए, जो बेचारे विकलांग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो पीछे बैठ गए, उनको ब्लैक बोर्ड दिख ही नहीं रहा है,
इस टाइप के नहीं होना चाहिए। बैठने की व्यवस्था जो होनी चाहिए क्रमबद्ध होनी चाहिए। पहले छोटे बच्चे आगे बैठे, है ना, विकलांग बच्चे बैठे, इसके बाद जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़ा पीछे बैठे। इस तरीके को काफ़ी व्यवस्था मैनेज करना जो होता है उसमें क्या होनी चाहिए, लचीलापन। तो लचीलापन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा चौथा है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें अब हम, तो अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षक, यानी कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की अथवा का डैश के बारे में चिंतित है। अब एक टीचर है वो प्रश्न पत्र बना रहा है। अब वो ये प्रश्न पत्र बनाने के बाद में यह जो इस बारे में चिंता कर रहा है कि परीक्षण जो उस बारे में किस बारे में चिंता कर रहा है, इस बारे में चिंता कर रहा है कि परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं ये प्रश्न कि नहीं ले रहे हैं, इस बारे में। ठीक है। अब इसमें विकल्प नंबर पहला है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है, प्रश्नों के प्रकार के बारे में चिंतित है, विश्वसनीयता के बारे में चिंतित है, या वैधता के बारे में चिंतित है ना दोस्तों। अब ये 4 विकल्प हैं, इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा उसको आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो विकल्प नंबर हमारा पहला है, यानी कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ये हमारा सही हो जाएगा कहीं ना कहीं तक। इसमें क्या होता है कि कोई जब शिक्षक होता है तो ये वो कोई शिक्षक प्रश्न पत्र यानी कि परीक्षा में जो प्रश्न जो पेपर होता है वो जब बनाता है तो उसमें वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता है कि हमने संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया है कि नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए प्रश्न नंबर जो विकल्प नंबर हमारा पहला है वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अब अगर हम अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमारा ये आ गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विकल्प नंबर पहला हमारा शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। है ना, क्या ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो विकल्प नंबर हमारा तीसरा है, यानी कि विकल्प नंबर जो तीसरा है यानी कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसको किस प्रकार से हम समझें, इसमें देखिए जब भी कोई बच्चा होता है कोई भी वो काम करता है ना, जब भी कोई बच्चा होता है वो कोई भी काम करे या कोई भी जो क्रियाकलाप करे वो कैसा हो, एकदम स्वयं करे, किसी दूसरे से ना करवाए। कोई भी क्रियाकलाप जो स्वयं करता है बच्चा उसमें वो क्या करे, और साथ ही साथ वो बच्चा वो क्या करे, तर्क करे यानी चिंतन करे, है ना, अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित करें। तो उसमें क्या होता है, अपने अनुभवों को जब वो इस प्रकार से तर्क करेगा और चिंता करेगा तो अपने अनुभवों को इस प्रकार से वो संगठित करेगा, उससे होगा क्या, बच्चे को उसमें सीखने का जो प्रत्यक्ष लाभ होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब बच्चे को उसमें सीखने का कैसा लाभ होगा, वो प्रत्यक्ष लाभ होगा। तो हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर जो तीसरा है वो हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न नंबर अगला है हमारा, प्रश्न नंबर अगला हमारा क्या है कि विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किन सिद्धांत पर आधारित होता है, वो क्या है। अब हमारा प्रश्न विकल्प नंबर पहला है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा, यानी कि बाह्य यानी कि बाहर के जो परीक्षक होते हैं, ठीक है, वाह नहीं है यहाँ पे, बाह है यहाँ पे, बाहरी। ठीक है, तो बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्या ये सही हो जाएगा। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलनी चाहिए। क्या ये सही हो जाएगा। विद्यालय बाह्य परीक्षा, देखिए वाह वाह कर दिया है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा सक्षम है। और विकल्प नंबर चौथा हमारा हो जाएगा आकलन बहुत किफ़ायती यानी कि मितव्ययी होना चाहिए। इसमें कौन सा विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसमें जो विकल्प नंबर हमारा जो पहला है, कौन सा दोस्तों, एक सेकंड, इसमें जो विकल्प नंबर हमारा जो पहला है यानी कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं तक सही हो जाएंगे। यानी कि अब देखिए जो शिक्षक होंगे, अब जो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो
जो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वो अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से जानेंगे, या कोई दूसरे स्कूल से कोई शिक्षक आया हमारे स्कूल में, अपने किसी स्कूल में, और वो बच्चे का आकलन करेगा, क्या वो अच्छे से आकलन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मान लो एक स्कूल है ए, एक स्कूल ये है, एक स्कूल ये है, ठीक है, इसमें कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ बच्चे ये पढ़ रहे हैं। अब एक टीचर इस स्कूल से आया, इस वाले स्कूल के बच्चों को आकलित कर रहा है, तो क्या वो अच्छे से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये जो इस बच्चा है ना तो इसके टीचर को जानता है, ना जो ये टीचर है ना इस बच्चे को जानता है। एक दूसरे को जानते नहीं है तो कैसे आकलन संभव है? तो आकलन वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। अगर एक ये स्कूल है, अगर यहाँ पे अगर यही हो जाता कि एक ये स्कूल है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और इसी स्कूल में एक टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं। अब इसी टीचर को अपने ही बच्चों को आकलन करना है, तो वो टीचर जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से आकलित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टीचर उस बच्चे की कमजोरी जानता है, उस बच्चे की मजबूती को अच्छे तरीके से समझता है ना। किस चीज़ में वो बच्चा अच्छा है, किस चीज़ में वो बच्चा थोड़ा सा डाउन है, वो सब वो टीचर जानता है अच्छे तरीके से। तो क्या होगा कि जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं वो उस बच्चे का अच्छे से आकलन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न हमारा यहाँ पे ये है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जब बच्चे की दादी, ये प्रश्न आया है इस बार ये प्रश्न आया है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद में देती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, यहाँ पर होता नहीं, यहाँ पर डैश के कारण रोता है। अब वो कौन सा कारण है, किस कारण की वजह से बच्चा रोने लगता है? मतलब ये कह रहा है कि एक दादी है, एक माँ है। अब जब दादी की गोद से बच्चा माँ की गोद में, जब क्या होता है कि जो बच्चे की दादी जो है उसके माँ की, जो बच्चे की जो माँ है उसके गोद से बच्चे को लेती तो वो रोने लगता है। उसका क्या कारण है? क्या वो सामाजिक दुश्चिंता है? क्या वो सामवेगिक दुश्चिंता है? क्या वो अजनबी दुश्चिंता है? क्या वो वियोग दुश्चिंता है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा विकल्प? तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा विकल्प नंबर जो हमारा दूसरा है, यानी कि संवेगात्मक दुश्चिंता, कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा ये सही हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि बच्चे को मोह होती है ना, मोहवश, यह क्या होता है, मोह होती है, मोह माया जिसको हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को अपनी माँ की ममता, यानी कि माँ का जो वो होता है, जो उसको हम क्या बोल सकते हैं, माँ का मोह, ये हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं होता है, जो मोहवश जो संवेदना होती है ना, मोहवश संवेदना जो होती है वो कहीं ना कहीं दुश्चिंता उत्पन्न होती है उससे। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा ये दूसरा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, ठीक है। वह अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, ओके, और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम जो है वो डैश पर आधारित है। वो किस पर आधारित है उसको हम लोग दोस्तों समझेंगे, ठीक है। क्या वो अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है? क्या वो पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है? क्या वो अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर आधारित है? क्या वो ज्ञान के निर्माण पर आधारित है? तो इसका विकल्प दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका विकल्प है विकल्प नंबर 4, यानी कि ज्ञान का निर्माण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम अगर अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। अब वो किससे प्रभावित है देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत पर, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, या तो फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। अब इसमें कौन सा दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा आप लोग इसमें जरूर बताइएगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसमें सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, यानी कि गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये है
कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। ठीक है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यानी प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि एक टीचर है जो कि वो अपने आप कभी भी जो उत्तर होते हैं, प्रश्नों के उत्तर अपने आप कभी बच्चों को नहीं देती है, उस है ना। तो उसमें क्या करती है बच्चे, उसमें उसमें जो टीचर होती है वो समूह बनाती है, समूह चर्चाएं करवाती है बच्चों के बीच में, है ना, उसके लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम जो है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा हो जाएगा अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर। क्या वो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा? अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने और भूमिका के प्रतिरूप बनाना, इस पर। क्या विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा? सीखने की तत्परता पर। क्या विकल्प नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा? सक्रिय भागीदारी पर। अब देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम को अपनाने के प्रोत्साहन किया जा रहा है, यानी कि समूह चर्चाएं, क्या है, समूह चर्चाएं के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम हमारा विकल्प नंबर जो चौथा है हमारा सक्रिय भागीदारी, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये आ गया कि अगला प्रश्न क्या कहता है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं वो अपने कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जिससे कि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। क्या ये सही हो जाएगा? क्या ये सही हो जाएगा कि पाठ्यक्रम को बहुत ही जल्दी पूरा किया जा सके? क्या ये सही हो जाएगा? वो यहाँ पे वाह हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे वाह हो जाएगा। ठीक है, वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। क्या ये सही हो जाएगा? या विकल्प नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षक कक्षा कक्ष में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। क्या हमारा ये सही हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों तो हम बता दें आपको कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर अपने समवयस्कों के साथ में अंतःक्रिया करते हैं तो किस क्या करने के लिए, वो पढ़ने के दौरान वो सामाजिक कौशल सीख सकें, इसलिए वो इसलिए क्या हो, इसलिए उनको प्रोत्साहन करना चाहिए बच्चों को, है ना। तो इसमें विकल्प नंबर तीसरा जो हमारा है कि वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, इसके लिए विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये आ गया कि कोहल वर्ग के अनुसार, किसके अनुसार? कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अब कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, इसमें क्या सही हो जाएगा? क्या वो धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, क्या ये सही हो जाएगा? व्यवहार की स्पष्ट नियम बनाकर, क्या ये सही हो जाएगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को शामिल करके, क्या ये सही हो जाएगा? या विकल्प नंबर 4 हमारा हो जाएगा, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए कठोर निर्देश तो बिल्कुल भी नहीं देना, बिल्कुल भी, है ना। तो कहीं ना कहीं कोहल वर्ग है, तो कोहल वर्ग हमारे कोहल वर्ग किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग हमारे संबंधित हैं नैतिक विकास के सिद्धांत पर। तो कहीं ना कहीं जब नैतिक विकास के सिद्धांत पर, तो हमारा नैतिक मुद्दों पर आधारित ही बात करेगा। तो इसीलिए हमारा विकल्प नंबर जो तीसरा है कहीं ना कहीं ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारा आ गया ये। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने एवं निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखिए वाइगोत्स्की, उसमें कह रहा प्रश्न कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने और निम्नलिखित कारकों में से किस पर वो बल देते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, क्या वो आनुवंशिक पर बल देते हैं, क्या वो नैतिक पर बल देते हैं, क्या वो शारीरिक पर बल देते हैं, क्या वो सामाजिक पर बल देते हैं। तो हम सब जानते हैं दोस्तों वाइगोत्स्की जो वो हैं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित हैं। तो हमारा ये विकल्प नंबर चौथा हमारा सामाजिक हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि राज्य स्तर की, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। किसके लिए? गायन प्रतियोगिता के लिए। मतलब एक स्कूल है उसमें गायन प्रतियोगिता के लिए सिर्फ किसको
वरीयता दी जा रही लड़कियों को, तो लड़कियों को वरीयता दी जा रही है, तो क्या यहाँ पे कौन सा विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा? कहीं ना कहीं क्या ये हमारा विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, वैश्विक प्रवृत्तियां? क्या ये विकल्प नंबर दूसरा हमारा प्रयोजनवाद उपागम, क्या ये सही हो जाएगा? विकल्प नंबर तीसरा कहीं ना कहीं क्या ये प्रगतिशील चिंतन, क्या ये सही हो जाएगा? या विकल्प नंबर चौथा हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह, क्या ये सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विकल्प नंबर जो चौथा है हमारा, कहीं ना कहीं ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है जेंडर बाइस्ड, है ना। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो गायन प्रतियोगिता है उसमें सिर्फ लड़कियां भाग लेंगी, लड़के भाग नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर बाइस्ड को दर्शाता है, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह को ये प्रदर्शित कर रहा है ना। तो इसके बाद दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आया होगा अच्छे से समझ में। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। अब मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है इसको हम देखते हैं। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, या केवल आनुवंशिकता का। तो देखिए जहां भी केवल है उनको तो बिल्कुल काट देना है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वर्ड में आ जाएंगे, मैंने आपको सब बताया था। ठीक है, पालन पोषण और शिक्षा का, और आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया पर। तो इसमें दोस्तों विकल्प नंबर जो हमारा दूसरा है, कौन सा? यानी आनुवंशिकता और वातावरण। देखिए मानव का जो व्यक्तित्व है वो आनुवंशिकता यानी कि जन्मजात तो बिल्कुल रिलेट संबंधित है ही, उसका परिणाम तो है ही, साथ ही साथ जो वातावरण है हमारे चारों तरफ, वातावरण की से भी संबंधित है कहीं ना कहीं। किससे? वातावरण की अंतःक्रिया है कहीं ना कहीं, उससे भी मानव का व्यक्तित्व संबंधित है, यानी उसका भी परिणाम है कहीं ना कहीं तक। ठीक है, तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। क्या यह सही हो जाएगा? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, क्या यह सही हो जाएगा? इसमें इसमें क्या हो जाएगा? इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, क्या यह सही हो जाएगा? विकल्प नंबर चौथा हमारा बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वह भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, क्या ये सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें कि इसमें विकल्प नंबर सही कौन सा होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो विकल्प नंबर चौथा है ये हमारा सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि बच्चे की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल होती है। हम सब जानते हैं दोस्तों बच्चे की जो विकास दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है ना। कोई बच्चा जल्दी ग्रो हो जाता है, कोई बच्चे को ग्रो होने में थोड़ा समय लगता है, कोई बच्चा जल्दी मोटा हो जाता है, कोई बच्चे को मोटा होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना। तो भिन्न और क्या कह रहा है इसमें कि वह भिन्न भिन्न तरीकों से सीख भी सकता है, सही बात है। अब भाई आप ही बताओ, आप लोग सवाल लगाते हो मैथ के, आप लोग जब मैथ के सवाल लगाते हो, आपको अगर एक मेथड समझ में नहीं आया तो क्या आप दूसरा मेथड सीखते हो ना? आपको मान लो एलसीएम एक मेथड से सीखना है, एलसीएम के 2-3 मेथड हैं, आपको पहले मेथड से समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे? दूसरे मेथड से सीखोगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से तो सीख ही जाओगे आप, है ना। तो इसी तरीके से बच्चा जो होता है वो भिन्न भिन्न तरीके से सीख भी सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा जो चौथा है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चे की जो विकास दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, हर बच्चा सेम नहीं होता है, सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सारे बच्चे की जो विकास होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उनके सीखने का तरीका भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही। आज हमने टोटल कितने 20 प्रश्न हमने आज लिए थे। तो आज दोस्तों जो हमारे प्रश्न जो हैं, ये जो दोस्तों प्रश्न है ये हमारे प्रश्न जो हैं वो सीटेट एग्जाम में जो अभी पिछले दिनों में जो एग्जाम हुए हैं उनसे प्रश्न से संबंधित हैं, उनमें प्रश्न ये आए हुए प्रश्न हैं, और 2-4 प्रश्न मैंने अपने तरफ से भी इम्पोर्टेंट रखे हैं पिछले वर्षों के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।